नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोगों को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। प्यारे बच्चों, 20 नवंबर को आप लोग यदि साइंस का परीक्षा देने जा रहे हो क्लास 10 का सेंटअप एग्जाम का, तो मेरे बच्चों आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। दोस्तों याद रखना, सबके सब बच्चों को मैं अभी आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो गैस बतलाऊंगा ना, सारा का सारा आप लोग को एग्जाम में लड़ेंगे और सबके सब बच्चों को आप लोग को जाना है। ठीक है, 100% लड़ेंगे, याद रखना है। वीडियो देख के जाइए सबके सब बच्चे और अंत तक देख के जाना है। जैसा जैसा मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर जैसे जैसे बतला रहा हूँ, सारा प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2025 में यदि माध्यमिक परीक्षा आप लोग देने जा रहे हो, मैं भी आप लोग को साइंस का देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाऊंगा। आप लोग को मैं पूरा का पूरा गैस एकदम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरा गैस लड़ेंगे सबके सब बच्चे, और जो है वीडियो जो है देख कर जाइएगा और एग्जाम देने के बाद आके हमको बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले सबके सब बच्चे एक बार फटाफट फटाफट करके शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, जैसे जैसे मैं लिखा हूँ बिहार बोर्ड में आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, चलिए तो देखिए कह रहा है पहला प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है। बच्चों ये बहुत जो है याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण फिजिक्स का प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है प्रश्न, और इस बार भी आप लोगों को प्रश्न आएगा। याद रखना, आप लोग क्या करना है, इसको याद करके जाना। ठीक है, देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम के अनुसार जब हम जो है दाएं हाथ की जो है, देखिए पहले जो है उंगली जो है मध्यमा यानी जो है अंगूठा जगह रखा होता है, अंगूठा यहाँ पे तुम अंगूठा लिख लेना मध्यमा, और जो है यहाँ पे माफी जाऊंगा तर्जनी, तर्जनी मध्यमा। मेरे बच्चों यहाँ पे जो है सबके बच्चों को क्या करना, तर्जनी, मेरे माफी जाऊंगा टाइपिंग में थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे क्या करना, तर्जनी मध्यमा और अंगूठा को एक दूसरे के समकोणिक रखते हैं कि देखिए यहाँ पे जो है उंगली जो है तर्जनी जो है चुंबक के क्षेत्र की दिशा बतलाएगा, मध्यमा जो है पेड़ धारा की दिशा बतलाएगा, और अंगूठा जो है बल की जो है दिशा को बतलाएगा। ये रहा फ्लेमिंग की। यदि आप याद किए हुए हैं, मान लीजिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ जो है लिखाए हुए हैं किताब से, आप उसको भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको भी देख के जा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको प्रश्न दिखाता हूँ, गैस प्रश्न है, और ये प्रश्न से आप लोग को 100% लड़ेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए पूरी सामना है। देखिए विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा देना। दोस्तों दोस्तों विद्युत धारा की प्रबलता किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा की प्रबलता वह मात्रक है जो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के प्रति सेकंड में गुजरने वाले आवेश को दर्शाता है। तो यही होता है विद्युत धारा के चालक की प्रबलता। ठीक है, तो सबके सब बच्चे को इसको अच्छे से क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 देखिए, प्रश्न संख्या 3 है, प्रत्यावर्ती धारा की दो जो है कमियां बतलाना है। बच्चों जी मैं आपको सबके सब बच्चों को कह रहा हूँ कि इसको आप लोग को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा की दो कमियां देखो, बैटरी में जो है संग्रहित नहीं किया जा सकता है, दूसरा है दिशा बदलने के कारण जो है उष्मा जो है हानि अधिक होता है। तो आप इस चीज को देख लीजिए सबके सब बच्चों को। ठीक है, चलिए आइए 4 नंबर प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न से एम्पियर की परिभाषा क्या करना है, एम्पियर की परिभाषा करना है। क्या करना है बच्चों, एम्पियर की परिभाषा करना है। देखिए जब किसी चालक के 1 कूलम आवेश को अनंत से जो है 1 सेकंड में प्रवाहित किया जाता है तो धारा की प्रबलता जो 1 एम्पियर कहलाता है। तो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 कूलम पर सेकंड। मेरे बच्चों इसको क्या करना है, आपको अच्छे से क्या करना है, सुंदर से आप लोग को इसको लिख लेना है। ठीक है, चलिए आइए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। याद रखिएगा ये आपको जो है प्रश्न को याद कर लेना है, किसी चालक का प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है, आपको क्या करना है, व्याख्या करके बतलाना है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग को सब्जेक्टिव बतलाता हूँ। ठीक है, चलिए एकदम जो है गैस कर लीजिए सबके सब बच्चों, इसको क्या करना है, पूरा टिप के जाना है। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो पहला देखिए चालक का प्रतिरोध जो है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित 4 बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, जिसमें से पहला है चालक की लंबाई। दोस्तों चालक की लंबाई जितनी अधिक होती है उसका प्रतिरोध क्या होता है, उतना ही अधिक होता है, अर्थात जो है चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए 2 नंबर पॉइंट है, चालक का जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी क्या करता है, डिपेंड होता है। तारक तार का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही कम होता है। आर जो है देखिए व्युत्क्रमानुपाती 1 बटा जो है ए, माने जितना अधिक हो उतना कम होगा। ठीक है, चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, तो चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोध चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, कुछ जैसे तांबा एल्युमिनियम में प्रतिरोध कम होता है, जो कि लोहा है, निटकुन जो है निक्रोम आदि में अधिक होता है। ठीक है, चलिए तापमान पर भी निर्भर करता है, धातु में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। किसी भी धातु का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसको आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चला सबके सब बच्चों को धातु में तापमान बढ़ने पर जो प्रतिरोध बढ़ जाता है, यहाँ से देखें तापमान बढ़ने पर इलेक्ट्रोड भी और टकराव भी क्या होता है, बढ़ जाता है। सबके सब बच्चों को इसको अच्छे से क्या करना है, याद करके जाना। ठीक है, यदि किसी जो है चालक का प्रतिरोध इन सभी कारकों पर क्या करता है, निर्भर करता है। ओके, चलिए केमिस्ट्री का मैं आप लोगों को एक गैस क्वेश्चन है, इसका मैं आप लोग को सारा करवा देता हूँ, और मैं सबके सब बच्चों को अपील करूंगा कि इस प्रश्न को आप लोग को देख के सुना है। ओके, चलिए तो देखिए निस्थापन और संक्षारण में अंतर क्या है बच्चों। देखिए निस्थापन अधिक सक्रिय धातु तथा कम सक्रिय धातु को जो है लवण से हटा देता है। संक्षारण धातु का हवा व नमी धीरे धीरे खराब होने लगता है, जंग लगता है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या
यहाँ पे 2 केमिस्ट्री का देखिए, रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बच्चों इसका उत्तर है बेकिंग पाउडर गर्म होने पर CO2 गैस पैदा करता है, जिसमें जो है मिश्रण जो है फूलकर जो है नरम व जो है पंची हो जाती है। ठीक है, चलिए आइए प्रश्न संख्या 3 देखिए, सामान्यीकरण देखिए क्या होता है? तो वसा को NaOH जो है KOH के साथ गर्म करने पर जो सामान्यीकरण ग्लिसरॉल जी बनते हैं और इस प्रक्रिया को जो सामान्यीकरण कहते हैं। आवर्त सारणी के लघु और दीर्घ आवर्तों की संख्या क्या है? लघु आवर्त में फर्स्ट सेकंड और सेकंड थर्ड आता है। दीर्घ में जो है फोर्थ फाइव और सिक्स सेवन तक आता है। ठीक है, यही मतलब कि आवर्त सारणी के 5 जो है मार्क्स का ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को गैस करें। ठीक है, मैं हर बार गैस करता हूँ। देखिए मेटल तत्वों को जो उसके परमाणु द्रव्य के बढ़ते क्रम से जाकर जो है लिखना है। तो पहला है तत्वों का जो है व्यवस्थित वर्गीकरण है, दूसरा जो है समान गुणों वाला तत्व समूह में है, तीसरा देखिए नए तत्वों की खोज की जो है भविष्यवाणी है, उसके जो है इस प्रकार से आपको सुंदर से जैसे जैसे लिखा हुआ है ना, आपको क्या करना है अच्छे से उतार देना है। ठीक है, सबके सब बच्चों को इसमें कोई किसी प्रकार की लापरवाही आप लोग को नहीं बरतना है। आइए उसका देखिए 4 में तक कुछ, यहाँ से 5 में देखिए 5 तत्वों के गुणों का आवर्त सिद्धन करना है। मेडलिप के सारणी ने यह सिद्ध कर दिया है कि तत्वों के गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार नियमित अंतराल पर दोहराते हैं, जो आवर्त नियम है इसे जो है रसायन विज्ञान का आधार मौजूद होता है। तो ये देखिए ये वाला था। अब ये बायोलॉजी दोस्तों, BIOLOGY। ठीक है, बायोलॉजी का मैं आप लोग को प्रश्न का मैं आप लोग गैस कर देता हूँ। अब इस प्रश्न को आप लोग को याद करके जाना है, सबके सब बच्चों को करना है, इस प्रश्न को आपको याद करके जाना है। ठीक है, विषम पोषी पोषण सब क्या समझते हैं? देखिए विषम पोषी पोषण वे जीव होते हैं जो अपना भोजन जो श्रम नहीं, याद रखिएगा, बना सकते हैं और भोजन प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करता है। देखिए मनुष्य, पशु, फफूंद, यहाँ से ये सब का सब हो गया। उसका देखिए श्वसन और दहन में अंतर मैंने कहा था आपको। यह जीवित कोशिकाओं में धीरे धीरे होने वाली जो नियंत्रित प्रक्रिया है। देखिए उत्पन्न जो है ऊर्जा शरीर के जो कार्यों में उपयोग होता है। दहन देखिए दहन क्या है? यह पदार्थों का तेजी से जलना और जिससे जो उष्मा और प्रकाश निकलता है, यह अनियंत्रित प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये रहा आपका उसका अंतर। उसका देखिए नेफ्रॉन की, देखिए नेफ्रॉन की संरचना दोस्तों 4 4 ही पर्सन आपको बनाना है। देखिए नेफ्रॉन की संरचना निम्नलिखित भागों से जो है, तो आपको मैं 4 4 ही पर्सन गैस किया हूँ। ठीक है, चलिए नेफ्रॉन की संरचना निम्नलिखित भागों में बनी है। देखिए तो देखिए ग्लोरुम ये फर्स्ट और सेकंड देख लीजिए। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा कैसे होती है अब बताना है। देखिए तो पेड़ लगाना चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए, प्रदूषण रोकना चाहिए, जल वायु और भूमि की जो स्वच्छता, कचरे का सही निपटाना होना चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा कैसे होना चाहिए। तो देखिए ये रहा। उसका देखो मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे करना है। मानव में बच्चों का लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है, क्रोमोसोम द्वारा होता है। मनुष्य में 2 प्रकार के लिंग, देखिए एक्स होता है और वाई होता है। फीमेल गुणसूत्र एक्स वाई होता है, मेल गुणसूत्र तुम्हारा एक्स वाई होता है। एक्स एक्स माफी चाहूंगा, एक्स एक्स होता है, यहाँ से जो है पुरुष में एक्स वाई होता है। ठीक है, मादा के अंडाणुओं में केवल एक्स गुणसूत्र होते हैं। स्त्री के अंडाणुओं में जो है एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, वो हमेशा एक्स ही देती है। पिता के गुणसूत्रों के प्रकार, पिता के गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक एक्स वाला एक वाई वाला। इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु से मिलकर बच्चे का लिंग धारण करता है निषेचन के समय। यदि एक्स शुक्राणु एक्स से मिल जाता है तो यहाँ पे बच्चा लड़की होती है। यदि वाई शुक्राणु एक्स से मिल जाती है तो यहाँ से लड़का बच्चा होता है। ठीक है, निष्कर्षण देखिए इसका, बच्चों का लिंग हमेशा पिता का शुक्राणु द्वारा निर्धारित होता है, क्योंकि वही एक्स और वाई दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। हमेशा जो है माता एक्स देती है और इस निर्धारण उसकी जो भूमिका को निश्चित परिवर्तनशील नहीं होता। तो ये रहा आपका, मैं आपको साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बतला दिया हूँ। आशा है कि इस चीज को आप याद करके जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है इस चीज को आप करके जाएंगे और पूरा है गारंटी के साथ कि आप लोग करके जाइए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।